अगर मैं आपसे पूछूं कि एक व्यक्ति जो 32,000 रुपए महीना कमा रहा है और दूसरा व्यक्ति जो 64,000 रुपए महीना कमा रहा है, उन दोनों में से रिटायरमेंट के टाइम पर किसके पास ज्यादा वेल्थ होगी? अगर आपका जवाब है कि जो व्यक्ति 64,000 रुपए महीना कमा रहा है उसके पास ज्यादा वेल्थ होगी, तो ये एक गलत जवाब है। हम सिर्फ सैलरी के बेसिस पर यह डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किस व्यक्ति के पास ज्यादा वेल्थ होगी, क्योंकि जो व्यक्ति आपसे आधा भी कमा रहा है ना, वो भी कुछ सिंपल प्लानिंग और टेक्निक्स का यूज करके आपके बराबर और इवन कुछ केसेस में आपसे ज्यादा वेल्थ भी जनरेट कर सकता है। और ये जो प्लानिंग है इसे फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाता है। और आज की वीडियो में हम आपको पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग के ऊपर बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का सब कुछ बताने वाले हैं। तो आपको बस इन स्टेप्स को अच्छे से समझकर फॉलो करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एज पर दी डेटा ऑफ 2023 आज इंडिया में एवरेज सैलरी 32,000 रुपीज ही है। तो ऐसे में अगर आपको उस व्यक्ति से compete करना है जो कि 64,000 रुपए महीना कमा रहा है और अपने गोल्स को भी अचीव करना है, तो इसके लिए आपको अपने फाइनेंस को कुछ इस तरीके से प्लान करना होगा जिससे एट द एंड भले ही आपकी सैलरी कम हो, लेकिन आप उस हाई सैलरी वाले व्यक्ति के बराबर पहुंच पाएं। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या और ये ऐसा क्या चेंज ला सकता है जिससे हम कम सैलरी होने के बावजूद भी अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली एक विजन है जो कि आप अपने फ्यूचर के लिए बनाते हो और उसे फॉलो करते हो। देखो, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, जैसे कि कार खरीदना, घर खरीदना, घूमने जाना या फिर हॉस्पिटल एक्सपेंस और इवन चिल्ड्रन एजुकेशन। तो इसमें कुछ तो ऐसे डिसीजन हैं जो कि हमें पहले से पता है कि हम लेंगे। हम फ्यूचर में घूमने जाएंगे, हम फ्यूचर में गाड़ी खरीदेंगे, हम फ्यूचर में घर खरीदेंगे। ये सबकी इच्छाएं हैं और सबके गोल्स हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जहां पर हमें अचानक से फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल एक्सपेंस। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम पहले से ही इन डिसीजंस को प्लान कर लेते हैं कि अगर मुझे घर खरीदना है तो उसके लिए मुझे कितने पैसों की जरूरत है और उसका इंतजाम मैं कैसे करूंगा। अगर मेरे सामने अचानक से हॉस्पिटल एक्सपेंस आ जाएगा तो उसको मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो इससे भले ही आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, तब भी आपकी लाइफ स्मूथली चलती रहती है। तो अब आपको समझ आ गया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। तो अब मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए आपको 5 एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देना होता है और उन्हें एफिशिएंटली मैनेज करना होता है। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है आपकी इनकम और उसके सोर्सेज, यानी आपके पास पैसा कहां से आता है। इसके बाद सेकंड फैक्टर है आपके एक्सपेंसेस, यानी जो पैसा आया था वो कहां पर जाता है। इसके बाद थर्ड है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन से यहाँ पर हमारा मतलब कुछ ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लेने से है जिससे अगर आपकी लाइफ में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ हो जाए, तो इससे आप या आपके फैमिली मेंबर इजीली बाहर निकल पाएं और आपके जो फाइनेंस हैं वो स्टेबल रहें। इसके बाद फोर्थ फैक्टर है सेविंग्स, यानी इन सबको मैनेज करने के बाद आपके पास कितना पैसा बचता है। और फिर फिफ्थ फैक्टर है इन्वेस्टिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि सेविंग और इन्वेस्टिंग एक ही तो होती है, जो पैसे हमारे पास बचते हैं उसको हम कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो एक तरह से वो हमारी सेविंग ही तो है। बट इन रियलिटी ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग तरीके से ही काम करते हैं। इसके बारे में आगे समझेंगे। तो ओवरऑल इन 5 फैक्टर्स के बेसिस पर आपको अपने फाइनेंस को प्लान करना है और उन्हें एग्जीक्यूट करना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने का सबसे पहला स्टेप है अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को इवेल्युएट करना। तो फाइनेंशियल सिचुएशन को इवेल्युएट करने के लिए आपको 3 चीजें देखनी होंगी। इसमें सबसे पहला है आपकी इनकम, यानी आपके पास कहां से पैसा आ रहा है। जैसे अगर आपके पास कोई सैलरी आ रही है या फिर कोई रेंटल इनकम आ रही है तो ये आपकी इनकम है। इसके अलावा कई बार आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं, जैसे कंपनी आपको बोनस देती है या फिर डिविडेंड इनकम आती है, तो ये सब कुछ आपकी इनकम है। इसके बाद सेकंड आता है डेट, यानी लोन। अगर आपने कोई स्टूडेंट लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है या फिर आप क्रेडिट कार्ड की ईएमआई भरते हैं, तो ये सब आपके डेट में आता है। और उसके बाद थर्ड आता है आपके एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपके जो भी महीने के खर्चे होते हैं जो कि जरूरी खर्चे हैं, जैसे खाना, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, बिजली का बिल भरना या फिर बच्चों को पॉकेट मनी देना, ये सब कुछ आपके एक्सपेंसेस हैं। तो इन तीनों चीजों को आपको सबसे पहले ट्रैक करना होगा और इन्हें ट्रैक करने के लिए
पहले आपको बनाना होगा एक बजट। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो बजट ही है। तो बजट बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी टोटल इनकम देखनी होगी, यानी जो पैसा आपके पास जहां से आ रहा है उसको लिखना होगा और उसको टोटल करना होगा। उसके बाद आपको अपने एक्सपेंसेस देखने होंगे जिसमें डेट भी इंक्लूड है, यानी कितनी आपकी ईएमआई जाती है और महीने में आपका कितना खर्चा है जो कि जरूरी है, वो सब कुछ आपको नोट करना होगा। अब इसको नोट करने के बाद आपको देखना होगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी आपको अपनी टोटल इनकम में से अपने टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करना होगा। मतलब अगर आप 32,000 रुपए महीना कमाते हैं और 20,000 रुपए आपके एक्सपेंसेस हैं, तो आपको 32,000 में से 20,000 माइनस करना होगा और आपके पास 12,000 रुपए बच जाएंगे। ये जो 12,000 रुपए हैं ये आपकी सेविंग्स हैं। तो जब आप अपनी इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, उसके बाद जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो अगर पॉजिटिव में निकल कर आता है तो आप सेफ हैं, क्योंकि आपके पास पैसा बच रहा है और आप अपने खर्चों से ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन अगर वो नेगेटिव निकल कर आता है तो इसका मतलब है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है। बट डोंट वरी, एक सेफ फाइनेंशियल सिचुएशन को बेस्ट फाइनेंशियल सिचुएशन बनाना और एक खराब फाइनेंशियल सिचुएशन को सही ट्रैक पर लाना ही हमारा मोटो है। तो इसी मोटो को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे ऊपर जो डेट है उसे मैनेज करना होगा। चाहे आपके ऊपर कोई पर्सनल लोन है, स्टूडेंट लोन है या फिर क्रेडिट कार्ड की ईएमआई है, आपको सबसे पहले उसको क्लियर करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस डेट का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और कई बार लॉन्ग ड्यूरेशन के लोन में तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके ओवरऑल डेट से भी ज्यादा हो जाता है, जिससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कभी भी ट्रैक पर नहीं आ सकती है। तो सबसे पहले जितना कमाते हो अपने खर्चों को कम करो और सबसे पहले अपने लोन को चुकाने की कोशिश करो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अपनी नेट इनकम बढ़ाना, क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग को करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो है पैसे। तो जैसे जैसे आपकी नेट इनकम बढ़ेगी वैसे आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। अब ये नेट इनकम क्या होती है और इसको कैसे बढ़ाना है, चलिए अब वो जानते हैं। तो बेसिकली नेट इनकम का फॉर्मूला है ग्रॉस इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ग्रॉस इनकम का मतलब है बेसिकली आपकी ओवरऑल इनकम जिसमें से कोई भी खर्चा हटाया ना गया हो। तो नेट इनकम तब निकलती है जब हम ओवरऑल इनकम मतलब ग्रॉस इनकम में से खर्चों को हटा देते हैं। तो इस फॉर्मूले को देखकर ही आपको समझ आ रहा होगा कि नेट इनकम को बढ़ाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है अपनी ग्रॉस इनकम को बढ़ाना, मतलब आपके पास जो पैसा आ रहा है उसको बढ़ाना। अब उसको बढ़ाने के लिए अगर आप जॉब करते हैं तो आप कोई एक्स्ट्रा स्किल सीख सकते हैं जिससे आपको प्रमोशन मिले और आपकी सैलरी बढ़े, या फिर कोई रेंटल इनकम क्रिएट कर बढ़ा सकते हैं, या फिर कोई फ्रीलांस वर्क करके बढ़ा सकते हैं। और दूसरा तरीका है अपनी नेट इनकम को बढ़ाने का अपने एक्सपेंसेस को कम करना। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं, बेसिकली जिन्हें फालतू खर्चा कहा जाता है, उन्हें आपको अवॉइड करना है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी इच्छाएं पूरी मत करो, आप अपनी इच्छाएं भी पूरी करो, लेकिन कंट्रोल्ड वे में करो। इवन ऐसे कुछ छोटे छोटे खर्चे होते हैं जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं, और ऐसा करके मान लो अगर आप रोज 100 रुपए भी बचाते हैं ना, तो आप साल के 36,500 रुपए बचा सकते हैं। तो अभी तक हमने हमारी डेट को मैनेज करने की कोशिश की है, अपनी नेट इनकम को बढ़ाने और अपने एक्सपेंसेस को घटाने की कोशिश की है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आती है। मान लो एक व्यक्ति है जो 64,000 रुपए महीना कमाता है और उसकी लाइफ में कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में सबसे पहले वो क्या करेगा, उसके बैंक अकाउंट में जो सेविंग्स होंगी उसको वो खर्च करेगा। अब मान लो सेविंग्स खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसने अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी तो उस इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करेगा और उस पैसे का यूज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करेगा। अगर उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी या फिर वो इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो जाती है तो तीसरा उसके पास ऑप्शन बचता है लोन लेना। और अगर वो लोन ले लेता है तो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन उस व्यक्ति से भी ज्यादा खराब हो सकती है जिसकी सैलरी उससे आधी यानी 32,000 रुपीज है। जबकि मान लो जो व्यक्ति 32,000 रुपए महीना कमा रहा है, उसने अगर प्रोटेक्शन पे ध्यान दिया होगा और उसकी लाइफ में भी वो सिमिलर प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो वो प्रोटेक्शन होने की वजह से वो व्यक्ति उन प्रॉब्लम्स का इजीली सामना कर पाएगा। अब सवाल उठता है कि ऐसी क्या प्रोटेक्शन है जो आपको इन सभी प्रॉब्लम से बचा सकती है। तो हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की। अब मार्केट में बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस हैं, लेकिन अगर आप ये दो टाइप के इंश्योरेंस भी ले लेते हैं तो आप फाइनेंशियली सेफ रहेंगे, और वो हैं टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस।
टर्म इंश्योरेंस सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है और ये सबसे सस्ता भी मिलता है। तो अगर मान लो आप अपनी फैमिली में अकेले कमाने वाले व्यक्ति हैं और आपको कुछ हो जाता है, तो ऐसे में अगर आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा होगा तो आपकी फैमिली को एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा और इससे आपकी फैमिली को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वहीं हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि आजकल मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे में अगर मान लो आपको या आपके किसी भी फैमिली मेंबर को कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है तो आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो सकती है। अगर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको अपनी वो इन्वेस्टमेंट भी ब्रेक करनी पड़ सकती है और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो सकती है। जबकि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा होगा तो आपको अपनी पॉकेट से एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होने से बच जाएगी। अब ये जो टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस है ना, ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, इसमें भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, एजेंट्स भी बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं। तो अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने टर्म और हेल्थ दोनों ही इंश्योरेंस के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। आप उन वीडियोस को देखकर उनके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। दोनों ही वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन, आई बटन और फर्स्ट कमेंट में दिया है। वैसे आप टर्म या हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए पॉलिसी बाजार का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी बाजार एक ऑनलाइन मार्केट है। तो किसी भी बैंक या एजेंट के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर सबसे कम प्रीमियम देखने को मिलते हैं। इवन अगर टर्म इंश्योरेंस की बात करूँ ना, तो आप 500 से 600 रुपए महीना देकर 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसके साथ ही पॉलिसी बाजार से आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी सबसे लो प्रीमियम पे मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि पॉलिसी बाजार 30 मिनट क्लेम सपोर्ट सर्विस देता है। तो चाहे आप किसी भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लो, पॉलिसी बाजार की एक डेडिकेटेड टीम है जो कि 30 मिनट के अंदर आपका क्लेम पास करवाने में आपकी हेल्प करेगी। क्लियर कर दूं कि पॉलिसी बाजार के साथ हमारा मटेरियल कनेक्शन है, लेकिन मैं जेन्युइनली मानता हूं कि आपको पॉलिसी बाजार से ही इंश्योरेंस लेना चाहिए और वहां पर ही आपको सबसे बेस्ट इंश्योरेंस मिलता है। तो पॉलिसी बाजार के टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हमने प्रोटेक्शन को भी कवर कर लिया है, बट आज जहाँ बहुत सारी कंपनीज एक साथ हजारों एम्प्लॉयज को ले ऑफ दे देती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास आपके रेगुलर एक्सपेंसेस और डेट को पे करने के लिए एक ऐसा फंड होना चाहिए जिससे अगर कभी आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए और आपकी जो इनकम थी वो रुक जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप सरवाइव कर पाएं। इसके लिए जरूरत होती है एक इमरजेंसी फंड की, और यही हमारा स्टेप 6 है। इमरजेंसी फंड का मेन मोटिव है कि चाहे 6 महीने से लेकर 1 साल तक आपके पास कोई भी इनकम ना आए, तब भी इस फंड के थ्रू आप अपने वो सारे एक्सपेंसेस दे सको जो आपके लिए कंपलसरी हो, जिससे आपके फाइनेंशियल स्टेबल रहें। तो आपको कोशिश करनी है कि धीरे धीरे आप अपनी इनकम का एक छोटा पार्ट अपने इमरजेंसी फंड में सेव करो। इसके लिए आप चाहें तो किसी बिना लॉक इन पीरियड वाले म्यूचुअल फंड या फिर एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे जब भी आपको पैसों की जरूरत हो तब आप इस पैसे को निकाल सको। अब यहाँ तक हमने आपको ओवरऑल सभी तरीके से सेव कर लिया है। तो चाहे आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आए या फिर कोई बड़ा इवेंट जैसे कि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए या फिर कुछ महीनों या साल तक आपके पास कोई भी इनकम ना रहे, तो भी आप इजीली सरवाइव कर पाएंगे। बट इन सभी चीजों के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस को एक ग्रोथ देगा, वो है इन्वेस्टमेंट। तो इस सब के बाद आपके पास जो भी पैसा बचता है आपको उसे इन्वेस्ट करना है। इससे पहले हमने जितने भी स्टेप्स देखे हैं वो सभी आपको शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा। जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे उतनी ज्यादा कंपाउंडिंग की वजह से आपकी वेल्थ ग्रो करेगी। अब इन्वेस्ट करने के लिए आपको मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट किसी में भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना इन्वेस्टमेंट गोल देखना होगा, मतलब आप किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर आपको अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन देखना होगा, मतलब आप कितने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको अपना रिस्क एपेटाइट भी देखना होगा, मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ये तीनों ही चीजें हमने म्यूचुअल फंड के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, जो कि आप एंजल वन में बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। तो एंजल वन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। तो बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इवैल्यूएट करना है, उसके बाद आपको एक बजट बनाना है। बजट बनाने के बाद अगर आपके ऊपर कोई डेट है तो उस डेट को आपने मैनेज करना है।
फिर आपको अपनी नेट इनकम को बढ़ाने की कोशिश करनी है, जिसके लिए आपको अपने एक्सपेंसेस कम करने होंगे और अपनी ग्रॉस इनकम को बढ़ाना होगा। उसके बाद आपको टर्म एंड हेल्थ इंश्योरेंस लेना है ताकि आपकी फैमिली और आप प्रोटेक्ट रहें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना है ताकि किसी भी वजह से अगर आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो रुक जाए तो आप इजीली सरवाइव कर पाएं। और फिर लास्ट स्टेप में आपके पास जो पैसा बचता है आपको उसे इन्वेस्ट करना है ताकि आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले। तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।